अब हम बात करते हैं दांतों की, मसौड़ों की, स्किन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी आएंगे। एक एक बीमारी के ऊपर थोड़ा थोड़ा आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। सबसे अच्छा है नीम बबूल आदि की दातुन करें। लेकिन मैंने ये देखा केवल नीम की दातुन, केवल बबूल की दातुन या अपामार्ग आदि की दातुन, अलग अलग प्रकार की दातुन का विधान है। तो दातुन से अच्छा मंजन मैंने पाया। क्यों? एक बार एक कोई दातुन करते हो तो एक तरह का आपको लाभ मिलता है, और मंजन से आपको 15-20 जड़ी बूटियां एक साथ उसका लाभ मिल रहा है। जिनको दांतों की ज्यादा समस्या उनको 5 दिन मंजन और 2 दिन टूथपेस्ट करना चाहिए, बस ज्यादा नहीं। 3 दिन मंजन किया, 1 दिन टूथपेस्ट कर लिया, ऐसे 3-4 दिन मंजन कर। और ज्यादा ही समस्या है तो उनको बोलो केवल मंजन करो। अपना तो दिव्य दंत मंजन है, और अभी तो दंत कांति एडवांस मंजन बना दिया, जबरदस्त उसका लाभ है दांतों के लिए। और अपना दंत कांति ने तो जो टूथपेस्ट की दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। लेकिन अभी भी मैं कहता हूं, यद्यपि हमने कॉलगेट का गेट लगभग बंद सा कर दिया है, क्लोजअप जो है वो क्लोज हो गया है, और जो है तमाम तरह के ये जो दांतों के नाम पर इधर उधर मसौड़ों के नाम पर बहुत सी चीजें बेची जा रही थी। सबसे अच्छा है अपना मंजन, उसके बाद टूथपेस्ट, और इसमें कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। मसौड़ों की सूजन एकदम से खत्म हो जाती है कपालभाति प्राणायाम से। और आप देखना 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपको रोगी ठीक मिलेगा। नहीं तो इतनी बुरी हालत हो जाती है, लोगों के मसौड़े लटक जाते हैं ऐसे, मसौड़े फिर फूल जाते हैं, उनमें पस आता रहता है, खून आता रहता है और दुर्गंध आता रहता है। फिर वो उनके अंदर जो है जो बैक्टीरिया पैदा हो गया मसौड़ों के अंदर, वो बैक्टीरिया वायरस कई तरह के पता नहीं इतनी, फिर वो पेट में चले जाते हैं। फिर मुंह से इतना दुर्गंध आता है कोई पास में बैठ भी नहीं सकता, अपने आप पर ही लज्जा आने लगते हैं। ये हालत हो जाती है, ये ठीक हो जाता है। एलोपैथी में बोला जाता है कि एक बार पायरिया हो गया तो अब जिंदगी भर रहेगा। पता नहीं क्या उनको पढ़ाते हैं कि एक बार पायरिया हो गया, एक बार बीपी हो गया, एक बार शुगर हो गया, एक बार थायराइड हो गया, एक बार थोड़ा अर्थराइटिस हो गया, तो जिंदगी भर इसको मेंटेन करो। अब मेंटेन करने के पीछे उनका मतलब एक बड़ा चक्रव्यूह है कि किसी भी बीमारी को मेंटेन करोगे तो जिंदगी भर दवा और डॉक्टरों का चक्कर, हॉस्पिटलों का चक्कर काटते रहो। एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह बना देते हैं। दांतों के अंदर जो कैविटी तैयार हो जाती है कम उम्र में, तो कपालभाति करने से भर जाती है। कपालभाति कराएं, उनको दूध दही आदि खिलाएं, कैल्शियम आदि पूरा मिलता रहे उनको डाइट में, और कपालभाति करते रहे तो जो दांतों के अंदर गैप्स हैं और कैविटीज तैयार हो जाती हैं वो भी भर जाते हैं। दांतों में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। एक पता नहीं कहां से भ्रम फैल गया, पर दांत में कीड़ा लग गया। कीड़ा कभी लगता ही नहीं है, वो तो अंदर का कैल्शियम गल गया, तो गलने के बाद काला पड़ गया, कोई कीड़ा होता ही नहीं है। अब हमने देखा कि बचपन में गांव में कुछ लोग आते थे, वो जो है ऐसे कुछ केमिकल डाल देते थे, बाद में बोलते थे थूको, तो उसमें वो केमिकल जो है ना वो इकट्ठा होकर चावल जैसा बन जाता है, तो बोलते कोई कीड़ा निकल गया। कोई कीड़ा आज तक किसी ने नहीं देखा धरती के ऊपर कि वो कहीं से कोई निकाल के तो दिखाए, उसको खोदो तो वो साफ हो जाएगा, कीड़ा नहीं निकलेगा। हम रोज खोदते हैं। अपने जो दंत चिकित्सालय बना रखा है, जिनके दांत काले पड़ गए हैं तो उनको अंदर फिर फिल करना पड़ता है मटेरियल, बहुत ज़्यादा बढ़ने पर समस्या, तो कहीं कीड़ा नहीं होता। दांतों में कीड़ा लगता ही नहीं है कभी भी। हाँ, इसमें जो सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है वो जरूर पैदा हो जाते हैं, तो वो मंजन से ठीक हो जाते हैं। खाने के बाद कुल्ला जरूर करना चाहिए, ये छोटी सी बात है, उनको बोला करें। ज्यादातर लोग मैंने देखा आजकल शहरों में तो कुल्ला करना ही भूल गए। खाने के बाद में टेबल के ऊपर एक पानी आ जाता है और उसमें कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी, उसमें थोड़ा नींबू काट के रख देते हैं, उसी से धो लेते हैं। हाथ भी झूठे के झूठे ही हैं। आपने ऐसे हाथ डाले, ऐसे उसमें साफ करिए, तो हाथ, आपके हाथ तो उसी पानी में सने हुए अभी भी ना, तो हाथ साफ करते और मुंह को साफ करते हैं ऐसे, बस वो ऐसे पानी लिया और उसको ऐसे लगा लिया। कुल्ला करते ही नहीं। नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, जब भी कुछ खाएं तो कुल्ला जरूर करें। जबकि पढ़ाया जाता है डेंटिस्टों को कि कचरा दांतों का खतरा है। जो भी दांतों में कचरा रहता है वही दांतों की तमाम समस्याओं को जन्म देता है।
सबके दांत एक जैसे तो नहीं होते, किसी के दांत थोड़े बाहर निकले होते हैं, किसी के थोड़े अंदर दबे होते हैं, किसी के दांत थोड़े नज़दीक होते हैं, किसी के दांत थोड़े खुले खुले होते हैं। तो अलग अलग तरह से गैप्स होते हैं, उनमें कचरा जमा हो जाता है। और कुछ लोग तो दांतों के साथ और आंखों के साथ, नाक के साथ, कान के साथ इतनी छेड़छाड़ करते हैं। कान में तो आजकल ना रुई लगा के और आती, फिर उससे खोदते 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 खोदते, मैंने सुना है या तो मदरराज में या खाज में, तो खुजली होती है, खुजली होती है, होते होते पर्दे तक चला जाता है, और उसके लगते ही फिर खून आता है। कईयों के तो पर्दे खराब हो गए इसे। कान को खुजलाते रहते, कान को नहीं खुजलाना चाहिए कभी भी। अपने आप उसका जो है, वो जो गंदगी अब छटती रहती है, साफ ही करना हो तो कोई बारीक सा कपड़ा लेकर के और अंगुली से ऐसे साफ करना चाहिए कान को। ये जो कान में वो जो रुइया डाल डाल करके अंदर तक खुजलाने की आदत पड़ जाती है ना, बहुत बुरी आदत है वो। कुछ को देखो, मैंने नाक को ऐसे रगड़ते रहते हैं, अंगुली डाल के ऐसे ऐसे घुमाते हैं उसमें, बेकार भी लगता है जब भी देखो तब ऐसे ही कान को ऐसे घुमाते रहेंगे, आंख को ऐसे मसलते रहेंगे, पता नहीं कुछ जब देखो तब बाल सिर खुजलाते रहेंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है और आरोग्य के लिए। फिर दांतों में खुजलाने की जो बात आई थी, मैं दांत के लिए ऊपर थी बात ही। कुछ लोग दांतों को इतना खुजलाते हैं फिर उनको कैंसर तक हो जाता है। बार बार इधर डालेंगे, इधर डालेंगे, आजकल पिक आते हैं, टूथपिक बोलते हैं, ऐसे इधर डालेंगे, इधर डालेंगे, इधर डालेंगे, डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के अंदर गांठ पैदा कर देते हैं। बाद में वो गांठ कैंसर बन जाती है। ज्यादा हो गया तो आप उसको फील करवा लो। जब देखो तब दांत में रगड़ते रहते, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो सबसे अच्छा है पतंजलि का अपना मंजन या दिव्य मंजन, अपने दिव्य फार्मेसी वाला। और ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए दांतों के लिए। ये छोटी छोटी बातें, जब भी कोई इस तरह की समस्याएं आए तो आपको एक पेशेंट को 3 से 5 मिनट बताने में लगते हैं उनकी समस्या के बारे में थोड़ी बातें, इसलिए उनको बताया करें कि भाई आपको दांतों की समस्या है तो आप ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म ना खाएं, खाने के बाद तुरंत कुल्ला करें। और जो है सुबह सुबह का जो थूक होता है, सलाइवा होता है, उससे थोड़ा दांतों की मसाज किया करें। हमारे गुरुजी पिछले 40 सालों से 45 सालों से सुबह उठ करके जो सलाइवा होता है उससे मसोड़ों की मालिश कर लेते हैं, और फिर उसी जो है सलाइवा का थोड़ा एक बार ऐसे आंखों पर ऐसे अंजन कर लेते हैं, तो उससे आंखों की रोशनी भी अच्छी रहती है। सलाइवा को वैसे हमारे यहाँ तो पहले दाद के ऊपर भी लगाते थे तो वो भी ठीक हो जाता है। ये तो खैर पुरानी चीज बातें हैं, ये चिकित्सा ही थी, ये अब भूल गए लोग। तो अब वापस अब देखना इसी पर आएंगे। अभी जो है हमारी इन बातों को सुनने के लिए मैं देखता हूं, हम फेसबुक पर ट्विटर पर इन बातों को डाल देते हैं तो एक एक के लाइक्स आते 5-5 लाख 10-10 लाख। क्यों? लोग वापस इन चीजों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमारी परंपराओं में, ट्रेडिशन में क्या हमें बताया था अपने पुरखों ने। दांतों के लिए यह भी जरूरी है कि दांतों की एक्सरसाइज होती रहे, इसलिए गन्ना भी कभी कभी चूसना चाहिए, चना भी खाना चाहिए। अब लोग गन्ना खाना भूल गए, चना भी नहीं चबाते। अरे बोलो कौन चबाएगा? क्या चबाते रहते हैं? चिंगम चबाते हैं, चिंगम। मेरे को भी 1-2 लोगों ने दी, बोला बाबा जी इसमें कोई शाकाहारी चिंगम है। मैंने खा के देखी, इतनी पिलपिली सी लगती है, मैं थूक दिया, बेकार चीज खाते रहते। जिसको देखो वही बोले इससे दांतों की एक्सरसाइज होती है। अरे दांतों की एक्सरसाइज करनी है तो ऐसे ही कर ले, ऐसे कर ले। नहीं तो चना खा, गन्ना खा। हमारे यहां पर पहले दांतों की एक्सरसाइज के कोई ना कोई बहाने सब जगह थे। पहले 32 दांत हुआ करते थे। अभी काफी लोगों के सच में 32 पूरे नहीं है, किसी के 30, किसी के तो 28 ही दांत हैं। तुम अपना चेक कर ले, क्योंकि वो दांतों की एक्सरसाइज बंद हो गई। पहले आदमी
इसका ये जो मुंह है, ये जो कंकाल मिलते हैं ना, पहले बड़ा बड़ा होता था, आदमी की खोपड़ी भी बड़ी होती थी, आदमी 6-6, 7-7 फीट के हुआ करते थे, आजकल तो 5 फीट पर तो आ गए। मुझे लगता है आगे चल करके धीरे धीरे जो है 4 फीट पे आदमी आ जाएगा। चाइना में तो है ही अभी भी अभी कोई छोटी चीज होती है तो बोले चाइनीज साइज तो थोड़ी देर में चाइनीज साइज बन जाएंगे सब। इसलिए वापस योग करो, अच्छी चीज़ों का प्रयोग करो। चाइना में भी लोग लंबे लंबे होने लगे, खान पान थोड़ा सुधारा, चीज़ों को ठीक किया। तो हमें जनरेशंस को सुधारना है और चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो मैं कह रहा था दांतों की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, इसलिए दांतों नादि इस रूप में अच्छी थी कि दांतों की एक्सरसाइज भी उसमें हो जाती है। मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए तो हम लोग ये दांतुन भी दोबारा से उपलब्ध कराना शुरू करेंगे। कभी कभी सप्ताह में 15 दिन में एक आधी बार कर लेनी चाहिए दांतुन भी, तो उससे दांतों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। चने खा लेने चाहिए, इतना तो है ही, चना उपलब्ध करवाना ही पड़ेगा मुझे लगता है, चना लोगों को खिलाना पड़ेगा। और दांतुन जो है, जो चिकित्सालय हैं उसमें हम रेट तय कर देंगे कि बबूल की दांतुन इतने की, नीम की दांतुन इतने की, और अपामार्ग आदि की दांतुन बड़ी अच्छी होती है दांतों के रोगों के लिए। तो दांतुन भी 5-7 तरह की उपलब्ध करवाई जा सकती है जो बड़ी अच्छी होती है दांतों के लिए। तो हम इसके बारे में भी आगे सोचेंगे, अभी ये कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। अब बात आती है स्किन के लिए। स्किन के लिए बहुत तरह के प्रयोग हैं। अब तो आप यदि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं तो ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एक्ने, एंटी पिंपल, फिर जो है मतलब अभी अपन ने भी निकाली गोल्ड क्रीम, और जो है एंटी एजिंग, और लेकिन सबसे माने स्वर्ण कांति और एंटी एजिंग आदि से सबसे अच्छा मैंने पाया बॉडी लोशन। क्या क्या चीज़ें बन रही हैं स्किन के लिए, अलग अलग प्रकार के मसाज ऑयल, फिर चेहरे पर फेशियल, और फिर अलग अलग प्रकार के लेप आदि लगाते हैं। वापस हमने मुल्तानी मिट्टी आदि के बनाए, बहुत ज़बरदस्त चलता है। मैंने पूछा भाई कितना बिकता है? बोलो जी ये तो अभी हमारा शॉर्ट में रहता है हमेशा। मुल्तानी मिट्टी का हमने जो है वो बनाया फेशियल करने के लिए। सबसे अच्छा एलोवेरा जेल स्किन के लिए, पीने में एलोवेरा जूस और लगाने में एलोवेरा जेल, इससे बेहतर स्किन के लिए कुछ भी नहीं है। बाकी हम भी कायाकल्प पट्टी देते हैं, और फिर अलग गोमूत्र से लेकर के अलग अलग प्रकार की औषधियों से कायाकल्प को आदि से स्नान करने के लिए बोलते हैं। और ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम हो जाए तो रसमाणिक्य और ताल सिंदूर आदि का भी प्रयोग करते हैं। महामंजिष्ठ, अध्यरिष्ठ, खदिराज आदि का खिलाते हैं। कायाकल्प पट्टी, नीम घनवटी, गिलो घनवटी आदि खिलाते हैं। सारी चीज़ें हैं। तो मैं स्किन के लिए सबसे अच्छी चीज़ है एलोवेरा जेल, जो कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। सुबह को रात को लगा के सो गए, नहीं तो बाकी चीज़ें चमड़ी पर कुछ भी लगाते हैं ना, यदि ज़्यादा देर लगा के रखते हैं तो उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, खिंच जाती है चमड़ी, और फिर जो है उसमें फिर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बहुत दिक्कत होती है। एलोवेरा जेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और एलोवेरा जेल एक तो नेचुरल मॉइस्चराइजिंग है। जिनकी भी खुरदरी त्वचा होती है, विद इन 3 to 7 days उनकी त्वचा को नेचुरली मॉइस्चराइज कर देता है, एकदम सॉफ्ट बच्चे जैसी बना देता है। इसमें नेचुरल मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। और सबसे बड़ी बात है 3 से 7 दिन के अंदर पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। सामान्य पिंपल तो अभी जैसे उभरा है पिंपल, जरा सा पता लग जाता है, चेहरे पर दिख जाता है, उसी दिन लगा दो, दूसरे दिन खत्म। इतना जबरदस्त। रात को लगा के ऐसे छोड़ दो तो रात को ही लगा लो, ऐसे 6-7-8 बजे लगा लो, अपने घर में रहते हो, और वो 2-3 घंटे में फिर सूख जाता है, फिर उसकी एक लेयर सी बन जाती है। सुबह उसको साफ कर लो, और दिन में भी लगाना हो तो स्नान से पहले लगा लो। ऐसे भी इसको लगा दो ना तो चेहरा ऐसे चमकने लगता है जबरदस्त, और ऐसे चला जाता है अंदर। अभी तो हमने जो है केशर चंदन जेल भी बना दिया, और जो है सिंपल जेल है वो तो है ही, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है। फिर बहुत ही ज्यादा ये माने रिंकल्स के लिए, पिंपल्स के लिए, जो है नेचुरल ग्लो के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए। इसके साथ साथ मान लीजिए किसी को ना पिंपल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो पूरा चेहरा भर जाता है, तो
तो उसमें भी फायदा करता है। एलोवेरा जूस पिलाना, उससे एक तो लीवर अच्छा हो जाता है, एक पित्त अच्छा हो जाता है। पिंपल्स कब निकलते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस से, लीवर में गड़बड़ी होने से और पित्त बढ़ने से। तो तीनों चीजों को बैलेंस करता है एलोवेरा। ये खास इसकी बात है। फिर भी किसी को ज्यादा पिंपल्स हैं तो कांति लेप अपना अद्भुत लाभ करता है। कितने यंगस्टर्स हैं जो उसका प्रयोग करते हैं। कॉलेज के बच्चे कांति लेप लगा रहे हैं और मेरे को बताते हैं, बाबा जी हमने आपका कांति लेप लगाया, बड़ा जबरदस्त है, हमारे पिंपल्स थे। क्योंकि ये 15 से 25 साल के बीच में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। किसी किसी को तो जेनेटिकली होते हैं, तो उनको तो बड़ी उम्र में भी होते रहते हैं। मेरे भी बड़े हुआ करते थे पिंपल्स, और फिर उनको फोड़ते रहते हैं तो इसमें फिर जो है पस निकलती रहती है, फिर वो पस दूसरी जगह लगती है, वो और हो जाता है, फिर जो है बहुत बुरी हालत रहती है। लेकिन ये पिंपल्स के लिए जो है अभी पिछले 4-5 सालों से मेरे चेहरे पर पिंपल्स नहीं आते, क्योंकि जरा सा कोई उठता है वहीं लगा देता हूं मैं। नहीं तो थोड़े बहुत ही पित्त की प्रकृति वालों को थोड़ी समस्या रहती है। किसी को थोड़ा गुड़ खा लो एकदम पिंपल से निकल आते हैं, थोड़ा आम खा लो एकदम पिंपल से निकल आते हैं। आम से, गुड़ खाने से, कोई भी थोड़ी सी गर्म चीज खा ली उसी से हो गई। पता लगा थोड़ी गर्मी लगी उसी से जो है फुंसियां आदि हो गए, तुरंत ठीक। आजकल स्किन के नाम पर तो इतनी लूट मची हुई है। मैंने सुना स्किन स्पेशलिस्ट एक बार मिलने के 5,000 का बिल बना देते हैं, और जो दवाएं लिखते हैं 10-10, 15-15 हजार की लिखते हैं। अरे एलोवेरा जेल प्रयोग करो, अद्भुत है, अद्भुत एलोवेरा जेल। और ज्यादा है तो कांति लेप बता दिया। ऐसे मैंने देखा किसी किसी को बहुत ज्यादा कालापन आ जाता है, बहुत ज्यादा, इधर इधर आंखों के नीचे। इसमें एलोवेरा जेल में ही थोड़ा नीम के पत्तों को पीस करके, जो नीम के पत्तों का पल्प बन जाएगा, पीस लेंगे उसको, वो चटनी सी बन गई उसकी। वो नीम के पत्ते एलोवेरा जेल दोनों मिला करके लगा दो तो बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। कोई भी किसी भी तरह का चेहरा का कालापन आदि अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ये प्रयोग तो हमने खुद करवाया, नहीं तो मैं देखता हूं कि बहुत स्किन के लिए और खास करके चेहरे की चमड़ी के लिए तो सारी दुनिया पागल हो रखी है। थोड़ा सा कुछ हो जाए तो आदमी उसके लिए हजारों हजारों रुपए खर्च करता है। ये बिल्कुल सिंपल चीजें हैं और इसका लाभ जबरदस्त होता है। तो आप सब ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी ध्यान में रखें। औषध दर्शन में तो सब बीमारियों को उपचार बताया ही है, और ज़्यादातर जो घरेलू उपचार है, होम रेमेडी है, उसका भी हमने समावेश किया है। लेकिन देखो एक बात और कहता हूं, हो सकता है कुछ चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, कुछ का और हो जाएगा। हो सकता है सारी बातें जो हमें पता हो जाए, लेकिन गुरु के मुख से सुनी हुई बात, उससे जो हमारे भीतर एक कॉन्फिडेंस आता है, वो पुस्तक से पढ़ी हुई बात को पढ़ करके कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसलिए सारी विद्याएं गुरु शिष्य परंपरा से ही पूरी तरह से हमारे भीतर प्रतिष्ठित होती हैं, और इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा को हमारे यहां सबसे ऊंचा माना गया है।